possibilities of this conflict ending. That is very. At the intersection of geopolitics and capital markets is a voice that sees what others miss. Karan Datta, turning global events into capital decisions. इस देश पे कॉस्ट ऑफ टेररिज्म बहुत ज़्यादा है बिकॉज टेरर एक्टिविटीज़ हमारे ऊपर 40 साल से हो रही है. द रूल ऑफ द मार्केट इज टू थ्रो आउट वीक इन्वेस्टर्स. हमारा काम है टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर. 25 plus years in asset management. He doesn't follow markets, he reads what drives them. Operation Sindoor. Operation Sindoor. During Sindoor, we used $100 bullets this big to shoot down $30,000 drones. He doesn't react to news, he anticipates it before it becomes consensus. Markets don't move alone, they move with the world. For investors, for founders, for decision makers, he brings clarity in chaos and strategy in uncertainty. If you understand geopolitics, you understand markets. I do believe that geopolitics is now becoming an integral part. It's now meshed into our lives. Decoding the world so you can allocate capital with conviction. Karan Datta, geopolitics and capital market strategist. थैंक यू वेरी मच प्रेम जी. एंड नेक्स्ट लेवल के साथ मैं काफ़ी टाइम से अब जुड़ चुका हूँ. आई थिंक हम 3-4 साल से सेशंस कर रहे हैं और कंटिन्यूसली एक पैटर्न मैंने नोटिस किया है कि पिछले 3 से 4 साल में जियोपॉलिटिक्स के काफ़ी रेगुलर हमारे सेशंस हो रहे हैं क्योंकि कुछ सिचुएशन ही ऐसी बनती जा रही है कि पिछले 3 से 4 साल में इवेंट्स काफ़ी हो रहे हैं. और इस सब के बारे में मैं बात करूंगा. मेरे पास स्लाइड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एंड देन उन स्लाइड्स के ऊपर we'll स्पेंड सम टाइम. पिछले 2 साल से अप डाउन चल रहा है बट स्लाइड्स में जाने से पहले मैं प्योरली फाइनेंशियल लेंस से भी देखूं तो कि मैं 2024 से कहता आ रहा हूँ और इनफैक्ट ऑफिशियली एनएलई के चैनल्स पे भी मैंने ये बोला हुआ है दैट कुछ हद तक 2024 के पीक के जो वैल्यूएशन थे वो भी गलत थे. काफी मार्केट भी खुद वैसे भी काफी महंगा हो चुका था. काफी हद तक स्टॉक्स एक्सपेंसिव हो चुके थे. इनफैक्ट आपको डेटा की जरूरत नहीं है. आप अगर उस वक्त 2025 में भी बीच में कभी कभी आप न्यूज़पेपर खोलें इकोनॉमिक टाइम्स तो पहले 6 या 7 पेज सिर्फ आईपीओ के ही होते थे. सो ऑल दीज आर साइंस ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ एक्सेस वैल्यूएशन एंड ऑल्सो मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट वैसे भी थोड़ा महंगा था और ये इवेंट्स भी हो रहे हैं. सो दोनों पुट टुगेदर इज व्हाट यू शुड सी. आपको सिर्फ आइसोलेशन में देखेंगे तो क्लियर पिक्चर नहीं आएगी. सो विद दैट बैकग्राउंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं अपने स्लाइड्स शेयर करता हूं. सो टुडे द थिंग इज आई मीन मैंने टाइटल ही रखा हुआ है वॉर गेम्स क्योंकि लगता है कि there is war happening on many fronts. आज डिटेल में जरा मैं थोड़ा मिडिल ईस्ट पे बात करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली दैट इफेक्ट्स अस डायरेक्टली. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट कि 3-4 साल का युद्ध ऑलरेडी चल रहा है विच इज रशिया एंड यूक्रेन. सो उसके ऊपर आजकल कोई बात ही नहीं करता है. वो तो ऐसे जैसे बिजनेस एज यूजुअल है. वहां तो मतलब किसी का फोकस ही नहीं है. सारा फोकस आजकल मिडिल ईस्ट पे बिकॉज मिडिल ईस्ट वाला जो इम्पैक्ट है वो सारी दुनिया पे है. हम पे तो है ही है, एशिया पे तो है ही है, इंडिया पे ज्यादा है. बट डू नॉट फॉरगेट कि रशिया यूक्रेन भी चल रहा है और वो एक छोटा युद्ध नहीं है, 4 साल का युद्ध है. और people don't tend to realize this, but Ukraine is called the bread basket of the world. It is the biggest grain provider to the world. So even before the Middle East war started, because of the Russia-Ukraine war, inflation in food had already gone up. Because Ukraine अगर supplier है of let's say grains and वो फिर ship नहीं कर पा रहा है, then that means food के prices anyway started going up. And that is why अगर आप notice करें तो यूरोप में और अमेरिका में पहली बार 50 साल के बाद इन्फ्लेशन बढ़ गया था. और आज अगर आप किसी अमेरिकन से बात करो तो बोलते हैं महंगाई हो गई है, जो चीज इंडिया में ज्यादातर लोग बोलते हैं. सो मेरा कहने का मतलब था वॉर गेम्स, जियोपॉलिटिक्स, इवेंट्स
काफी कुछ साथ में चल रहा है। पिछले 5 साल में तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि अगर आप ना चाहते हुए भी जियो पॉलिटिक्स अब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सो बेसिकली नॉट ओनली इज इट पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग लाइफ। सो इसको अब आप ओवरलुक नहीं कर सकते। इसको अब आप यू कांट से कि ये तो कहीं और हो रहा है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो टाइम चला गया है। ये ओके अगर आप किसी और तरीके से देखना चाहते हो, आज की डेट में जितने भी लोग हैं इस कॉल पे, वेदर थ्रू जूम और ऑन यूट्यूब, और आप प्लीज एक सेकंड सोच के देखिए आजकल कॉन्वर्सेशंस क्या होती हैं घर के अंदर या ऑफिस में, डिनर टेबल पे या फिर कॉफी के टाइम या ऑफिस के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही डिस्कशन होता है कि युद्ध चल रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, पेट्रोल हो गया, ट्रेड वॉर। पहले 6 महीने पहले, 8 महीने पहले सारा का सारा डिस्कशन वाज ऑन ट्रेड वॉर, ट्रेड टैरिफ बढ़ गया है। सो आई थिंक द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट clearly in the last 5 years the number of events has gone up and now this has become part of our lives. अब इसको आप ऐसे मान को चले कि ये कम नहीं होगा। अगर ये स्टेडी स्टेट भी रहा वो भी एक गुड न्यूज है, बट इसकी कम होने के चांसेस मेरे को नहीं लग रहा है, बिकॉज टू मेनी थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। इफ यू डोंट, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि केवल 3 से 4 साल में क्या क्या हो चुका है। सो it started in 21 with COVID. In my opinion, COVID was a weapon. So उसकी वजह से पैंडेमिक डिसरप्शन, अब सब जितने भी लोग हैं कॉल पे सबके 3-3 इंजेक्शन भी लगे हुए हैं। सो ऑब्वियसली कोविड टर्न्ड आउट टू बी लाइक सच अ बिग इवेंट, बट टुडे कोविड सीम्स सो फार आउट। ऐसा लगता है कभी एक जमाने में कभी हुआ था, तो उसका डिसरप्शन या अब उसका डिसरप्शन भी कम ही याद रहता है। बट मेरे ओपिनियन में वो एक वेपन था, वेदर यूज इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट इट रियली केम अक्रॉस, आई मीन इट जस्ट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन 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 पीपल, लाइव्स एंड इकोनॉमीज। उसके बाद जो अपना कभी नहीं हुआ था, वो 1962 के बाद जो कभी नहीं हुआ था, विच इज दिस वॉर विद चाइना इन गलवान। वॉर इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज वी लॉस्ट सोल्जर्स, इवन द चाइनीज लॉस्ट सोल्जर्स। This is the what I'm talking about is in Galwan we lost 20 soldiers, Colonel Santosh Babu and 19 soldiers of of the Bihar regiment and Punjab regiment. So total of 20 soldiers died and about now it's estimated 90 to 95 Chinese soldiers died. So कहने का मतलब है जो 62 तक नहीं हुआ के बाद नहीं हुआ, वो भी हो गया, अपना स्टैंड ऑफ हो गया विद चाइना इन गलवान एंड कैजुअलिटीज हो गए। फिर बालाकोट हो गया, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस, एंड in some ways this was the first time that I would say at least very publicly India went and struck across the border. एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ बालाकोट वगैरह एंड ऑपरेशन सिंदूर वर नॉट द ओनली केसेस। हमने ये सबसे पहले अभी रिसेंटली 2018 में म्यांमार बॉर्डर पे भी किया था। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन। सो आई थिंक ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर हम कर चुके हैं। उसके बाद तालिबान वापस आ गया अफगानिस्तान में। अगर आप नोटिस करिए तो रेजीम चेंज हो गया, यूएस छोड़ के चला गया 2-3 साल पहले और तालिबान आ गया। और फिर नैरेटिव ये था कि तालिबान अब वापस आ गया तो यानी कि इंडिया के लिए अब बहुत खतरनाक होने वाला है सब कुछ, एंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलके इंडिया की हालत विल बिकम वेरी वेरी टफ। एंड रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। तालिबान एंड अफगानिस्तान आर मेकिंग लाइफ वेरी टफ फॉर पाकिस्तान। सो ये आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि ये पिछले 3 से 4 साल में हुआ क्या है। उसके बाद ट्रेड वॉर, फिर ट्रेड वॉर स्टार्टेड व्हेन ट्रम्प इन हिज सेकंड टर्म केम, देन ही सेड कि जो ट्रेड टर्म्स हैं वो अनफेवरेबल हैं, even though India was the first country to start negotiations. ये officially we were the first country to start the negotiations, but we are the recipients of the highest trade sanction. 50%. 50% is not trade. वो तो मतलब it is a decision not to trade with you. Because 50% पे आप बहुत अनकम्पेरेटिव बन जाते हो। इसका एक रीजन है, ये जो 50%, ये जो पर्टिकुलरली ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया हुआ है अगेंस्ट इंडिया, उसका एक लॉजिक है, उसका एक रीजन है। वो मैं थोड़ा आगे जाके समझाऊंगा, इस सेक्शन में नहीं समझाऊंगा बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने के लिए। लोगों को लगता है कि अमेरिका एंड इंडिया रिलेशनशिप हैज बीन प्रीटी गुड, विच इज ट्रू, बट सडनली समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। सो वो जो सडनली समथिंग इज गोइंग रॉन्ग आई विल एक्सप्लेन थोड़ा आगे जाके। बट ट्रेड वॉर हो गया वेयर द अमेरिकन्स put 50% on us. By the way, वही चीज
is only 10%. In पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश में it's way lower. जो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है apparels to the US. So अगर genuinely America wants to sort out trade, tariffs, then they should be putting higher number on Vietnam and higher number on country like Bangladesh, but they've done it on us. So like I said, उसका explanation मैं थोड़ा आगे जाके दूंगा. फिर उसके बाद ऑब्वियसली ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस चला ही आ रहा है. मैं आपको बोल रहा था कि 3-4 साल से हो चुका है. ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बाय द वे. इनफैक्ट प्यूटिन has now started using some very heavy equipment and missile systems because the Ukrainians have also been attacking Russia now. So this conflict has escalated. And my estimation and my reading of this conflict is ये आसानी से रुकने वाला नहीं है. इसमें there's a reason why it started, and the Russians are not going to stop till they do not get a complete closure or complete comfort that Ukraine will never join NATO. So ये war अभी रुकने वाले में से दिख नहीं रहा है until and unless the Ukrainians come onto the table, which is a possibility. फिर उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर, जहां पे हमारा कुछ नहीं चल रहा था, where everything was silent, ऑपरेशन सिंदूर हो गया. It's called now enough research is available. 1 साल हो गया. It's now called the 88-hour war, क्योंकि 3 दिन चला ये युद्ध, और प्रॉपर युद्ध था. ऐसा कुछ मतलब there is nothing short of a war. Of course it was air war. And 88 hours. So India started and ended the war in 88 hours. It's one of the most remarkable periods with 2-3 दिन में. और लोगों को लगता है that yes, of course we went and hit Pakistan a lot. I mean, काफी हद तक impact बहुत serious था. But for me, the real hero of Operation Sindoor was air defense. एक टाइम पे 1 या 1.5 घंटे के अंदर पाकिस्तान shot off approximately 950 drones into India. 99% got intercepted. So ऑपरेशन सिंदूर में भी बहुत सारे हीरो निकल के आए. उनमें से एक था एयर डिफेंस. और फिर जब ये सिंदूर खत्म हुआ, उसके इमीडिएटली बाद ये मिडिल ईस्ट वॉर चालू हो गया. सो आप देख सकते हो, अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं सीक्वेंसेस फ्रॉम कोविड टू चाइना टू स्ट्राइक्स टू तालिबान, रशिया यूक्रेन, सिंदूर, ट्रेड वॉर, सीक्वेंसेस कम नहीं हो रहे हैं. एंड देयर इज लाइक आई वाज सेइंग, आप इसको एक्सपेक्ट भी मत करना कि ये कम हो. ये फ्लेयर अप नहीं हो, ये भी बहुत बड़ी चीज है. ये यहां से ज्यादा होंगे भी नहीं, कम भी नहीं होंगे. ये मिडल ऑफ द पाथ, बट दिस विल नाउ बी अ कांस्टेंट इन योर लाइफ. यू कैन नॉट रिमूव इट, एंड इट हैज इम्पैक्ट ऑन पोर्टफोलियोज. ऑब्वियसली ये सबका इम्पैक्ट पोर्टफोलियो, बिकॉज यू आर डीलिंग विद मनी. एंड जितने भी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं चीजें, इसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है मनी के साथ. सो पीपल मेक द मिस्टेक थिंकिंग जियो पॉलिटिक्स कहीं 1500 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर या फिर 3,000 किलोमीटर दूर किसी और देश में हो रहा है तो इट डजंट इम्पैक्ट अस. ऐसा नहीं है. उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इकोनॉमीज पे एंड कैपिटल मार्केट्स पे. और ये चीज मैं काफी टाइम से, ऑलमोस्ट 10 साल से ये मैं स्टडी कर रहा हूँ कि जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट कैसे आता है, बिकॉज फाइनली एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मनी. एंड आई वांट टू स्टार्ट बाय शोइंग यू कि युद्ध के फॉर्मेट ही बदल गए हैं. सो आपको ना रीओरिएंट करना पड़ेगा अपने आप को कि जरूरी नहीं है कि हमको इस प्रकार का युद्ध देखना हो. जरूरी नहीं है कि ये जो लास्ट 3 गोल बॉक्सेस हैं, these are wars. These are not the only formats of war. In my assessment, the warfare itself has changed, and these are the 8 boxes in which I've slotted different formats of war. So I'll just take you very quickly through different formats of war. It's the modern geopolitical battlefield. And इसमें एक चीज याद रखिएगा कि इन 8 डब्बों में इंडिया इज फाइटिंग ऑन ऑल द 8 बॉक्सेस. ऐसा कोई भी एक नहीं है जिसमें हम इन्वॉल्व नहीं है. सो फ्रॉम साइबर वॉर्स टू नैरेटिव, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, ये जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी जो लेटेस्ट जो चल रहा है, इसको इन माय ओपिनियन ये नैरेटिव साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का एक फॉर्मेट है. बायोलॉजिकल वॉर तो मैंने आपको बोला, कोविड वाज वन सच फॉर्मेट. साइबर वॉर रोज साइबर वॉर attacks happen on NSE, on our banking structures. During Operation Sindoor, cyber wars, I mean, National Stock Exchange came under thousands of cyber attacks, thousands at one time during those 3 days. आप सोचिए अगर कोई बैंक या कोई पावर स्ट्रक्चर या पावर ग्रिड या कोई स्टॉक एक्सचेंज पे साइबर अटैक सक्सेसफुल हो जाए एंड वो 4 घंटे के लिए बंद हो जाए. कैन यू इमेजिन व्हाट इम्पैक्ट इट हैज? ये हो चुका है बाय द वे, स्पेन में हो चुका है वो 6-8 महीने पहले. आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में. पूरे देश में ही पावर चली गई फॉर अबाउट 24 आवर्स. दे डिडंट नो व्हाट हिट देम.
Then later they figured out that they came under a cyber attack for about 24 hours and all of Spain was without power. So these things do take place. वो अपने को उतना दिखता नहीं है. Same thing is happening on water wars. अगर आप right hand side पे आप पे देखें water wars, India is in the middle of multiple water wars. After Pahalgam and after Sindhur, India declared that इंडस वाटर ट्रीटी अब हम उसको फॉलो नहीं करेंगे एंड राइटली सो इंडस वाटर ट्रीटी इज इन अबेयंस एंड ऑन द अदर साइड द चाइनीज आर बिल्डिंग ह्यूज डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र सो एनीवे इंडिया इज इन द मिडल ऑफ वाटर वॉर्स एंड द फ्यूचर ऑफ ऑल मैनकाइंड डिपेंड्स ऑन वाटर सो फ्रेश वाटर डैम्स ये सब स्ट्रेटेजिक लेवरेज है उसके बाद ट्रेड वॉर सो जो ट्रेड वॉर आप सुनते आ रहे हैं पिछले 1-1.5-2 साल से ट्रेड वॉर चलता ही आ रहा है बाय द वे 2 महीने क्या 2 दिन पहले अमेरिका ने एडिशनल 10% की घोषणा कर दी है कुछ देशों पे इंक्लूडिंग इंडिया क्योंकि लेबर लॉज अच्छे नहीं हैं इन देशों के इंक्लूडिंग इंडिया सो उस पे 50 के ऊपर 10% और सो ये ट्रेड वॉर तो चलता ही आ रहा है एंड देन देर इज व्हाट आई विल शो यू टू जिन पे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा रेयर अर्थ ऊपर रेयर अर्थ ये जो सो 90% of everything that you use has rare earth. There's nothing rare about rare earth. It's abundantly available, पर उसकी processing बड़ी rare है. So material and mineral rare नहीं है, पर अगर processing करने वाला एक ही देश है, वो है चाइना. 90% processing rare earth की चाइना करता है उसने मोनोपोली कर ली है और ये सारे मिनरल्स हाईटेक इंडस्ट्रीज हाईटेक डिफेंस इंडस्ट्रीज एआई चिप्स हर चीज के लिए रेयर अर्थ की यूज होती है उसकी मोनोपोली चाइना के पास है और दूसरे साइड पे सेमीकंडक्टर जो बनता है उसकी मोनोपोली ऑलमोस्ट अमेरिका के पास एंड सेमीकंडक्टर के का जो यूजेज है उसमें सेमीकंडक्टर के बनने में भी रेयर अर्थ इस्तेमाल होता है पर बनने के बाद सेमीकंडक्टर्स की जो एप्लीकेशन है वो चाइना को चाहिए और अमेरिका को चाहिए रेयर अर्थ और ये जो इंटरडिपेंडेंस है उसी का नतीजा है जो आप अभी जितना भी कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं इट्स बिकॉज द चाइनीज हैव द रेयर अर्थ एंड द अमेरिकन्स हैव द सेमीकंडक्टर्स एंड बोथ वांट ईच अदर्स both want each other's resources and finally it comes down to kinetic war is what is war which se kehte conventional military so mera point ye tha कहने का कि between semiconductors narrative rare earth water economic multiple fronts पे काम चल रहा है India is involved in all of them and then the last thing is kinetic war जब सारे options exhaust हो जाते हैं then countries and what is war? War is the use of force for achieving a political objectives. But you reach there after everything else is exhausted. And I'm just going to take the example of two, like I said, एक rare earth का और एक semiconductors का. Rare earth का मैं आपको example देना, ये बहुत ही sophisticated एक aircraft है F-35. तो इसकी हर चीज में वेदर सेंसर एयरफ्रेम कम्युनिकेशन डिवाइसेस प्रोपल्शन आप कुछ भी देख लो उस सब में आप नीचे आके देखें ये सारे रेयर अर्थ इस्तेमाल होते हैं एल्यूमिनियम कार्बन कोबाल्ट गैलियम निकल सिलिकॉन टाइटेनियम जिंक सो अमेरिका ये हवाई जहाज बनाता है F-35 ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एकदम हाई एंड एयरक्राफ्ट है पर उसका जो मटेरियल है वो चाइना सप्लाई करता है और ये दोनों एक दूसरे से आजकल टक्कर पे हैं फुल टक्कर पे हैं सो रॉ मटेरियल चाइना ने देना बंद कर दिया एंड दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए 90% सेमीकंडक्टर ताइवान से आते हैं पर उसका जितना भी कंट्रोल है वो पूरा का पूरा अमेरिका के हाथ में है वेदर इट इज यूएस फर्म्स वेदर इज एनवीडिया नेदरलैंड्स का ASML जिसके साथ अभी इंडिया ने टाई अप किया है जर्मनी में इनके प्रोजेक्शन मिरर्स बनते हैं यूक्रेन एंड जापान में फ्लोरीन गैसेस बनती हैं सो आप देखिए ये सेमीकंडक्टर का जो बनाने का तरीका है वो बहुत मोस्ट कॉम्प्लेक्स है सबसे कॉम्प्लेक्स चीज इज टू मेक सेमीकंडक्टर्स मैं आपको एक जस्ट एज एन उदाहरण देता हूं वेयर हैज द वर्ल्ड रीच्ड इन सेमीकंडक्टर्स नाउ द वर्ल्ड well the most sophisticated semiconductor chip is a size of 2 nm 2 nm is smaller than the coronavirus but it's smaller than the coronavirus but man is making it can you imagine किस तरीके की machines एक मशीन $300 मिलियन की मशीन होती है लिथियोग्राफी मशीन ये वाली ASML के पास EUV की जो लिथियोग्राफी मशीन है $300 मिलियन की एक मशीन होती है टू मेक 2 nm something which is smaller than the virus you cannot see I mean obviously you cannot see it but you are still manufacturing it so the Americans control this and the Chinese control this
And that is what is getting us to this big conflict that the Americans want access to rare earth, the Chinese want access to the chip, and everything else is falling in between. That's the big picture I'm giving you. ऐसा नहीं है कि हर कॉन्फ्लिक्ट इसकी वजह से है, बट बिग पिक्चर अगर आप हटके देखें तो ये बिटवीन द अमेरिकन एंड द चाइनीज ये चल रहा है. एंड आज की डेट में व्हेन ट्रम्प एंड वेंट एंड मेट जी जिनपिंग, सो दे डिसाइडेड कि चलो लेट्स रिकोलैबोरेट. सो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस हटा दिए. द चाइनीज हैव स्टार्टेड सप्लाइंग rare earth again to the Americans, and the Americans have started allowing Nvidia to supply chips, but not the most sophisticated chips. So halka sa there is coming together between the Americans and the Chinese. What is very interesting is that two powers who are going to get into potential conflict over Taiwan are trying to find a way to collaborate, which is a good sign. So I'm now going to shift to something which is the root cause of every problem that you see both in India and in the Middle East. So इसके ऊपर मैंने बहुत ये मेरा रिसर्च का काफी इन डेप्थ इस पे मैंने काम किया हुआ है. इस चीज को मैं 25-30 साल से देख रहा हूँ, एंड सो आई कैन विद सम अथॉरिटी आई कैन स्पीक ऑन दिस. सो आपको हमको लगता है दैट ट्रेड इज एन इशू, और फॉर दैट मैटर रेयर अर्थ, एंड वो जो मैंने आपको समझाया इन सम सेंस दोज आर ऑल इश्यूज. बट फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर अस, the number one security concern is terrorism. And trust me when I say this, it's directly linked to your portfolios. Direct. There is no indirect link. I will prove it to you on this call today that terrorism has a direct impact on your portfolio. Let me explain how, on what basis am I saying this. I ask every time when I do this session, are you a victim of terrorism? And many times I get the answer yes. Many times I get the answer no. When I ask people, what do you mean? Why do you say no? You're not a victim. So उनको लगता है we didn't take a bullet. No one died. None of our relatives got hit. So, which is fine. Which is one way to look at it. And then when I ask people, are you a direct victim of? Are you a victim of terrorism? Some people say yes. And I ask them, why do you say you are a victim? They say because obviously, अगर terrorism हो रहा है तो it's bad for the country. So I'm now going to tell you very clearly, you and I are direct with terrorism. There is absolutely no doubt about it. And we are economic victims of terrorism. Clear it. ये Moody's ने research किया था कि terrorism has long lasting impact on India's economy. So Moody ने ये research किया था, ये 2014 20 साल का ट्रैक पीरियड इन्होंने चूज किया. They chose a period from 1994 in 20 years. From 1994, if you can see my cursor, 94 से 2013, ये 20 साल का पीरियड इन्होंने चूज किया to study terrorism. The first thing they figured out that India faced 6,024 terror attacks. ये जो मैंने रेड में लिखा हुआ है. So I just want to clear one thing. This is a 20-year period, 94 to 2013. ये मैंने नहीं चूज किया है, ये मूडीज ने चूज किया है. 2014 के बाद का डेटा is completely different, and 2014 से पहले वाला data is completely different. But what is mind-boggling is that in those 20 years, we faced 6,024 terror attacks. It's one terror attack a day. That means your country faced one terror attack a day for 20 years. And you know what is even more worrisome? कि इसमें पंजाब terrorism है ही नहीं, क्योंकि वो 80s का फिनोमेना था. So these, इसमें नक्सलिज्म भी नहीं है, माओइज्म भी नहीं है. Pure terror attacks as is defined by classic terror attacks, which does not have Punjab, does not have, because that in itself was 10 years of terrorism. So can you imagine that your nation, my nation, faced one terror attack a day, which for any sane country is difficult to understand. Okay, one. Second, आप किसी भी शहर से, आज काफी लोग होंगे इस कॉल पे, ये मेरा ओपन चैलेंज है. You can be from any city in this country. That city would have come under attack. It's not a phenomena or just a phenomena of Kashmir. You could be in Pune, you could be in Calcutta, you could be in Ahmedabad, you could be in Surat, you could be in Jaipur, Udaipur, Bangalore, Hyderabad, Chennai, any city. So two things I want to explain again. One terror attack a day for 20 years, every city came under attack. And then people think that they are not victims of terrorism. It doesn't work like that. You're direct victims of terrorism. And then Moody's figured out कि इसका economic impact क्या है. And then they realized that one large terror attack, anyone can go and read this report. So one
large terror attack, small, but a large terror attack takes away 0.5% of GDP and 2% investment growth in the year of the attack. So let me repeat that. आधा परसेंट जीडीपी उड़ जाता है, 2% इकोनॉमिक ग्रोथ उड़ जाता है in the year of a large attack. Now, I'm just explaining this again because all 6,000 terror attacks couldn't have been large. नहीं तो फिर हालत ही खराब हो जाती. But if we have come under 6,000 terror attacks, one terror attack a day, it's very clear that there was one large terror attack every year, which is true. So India came under one large terror attack for the last 20 years, every year, last 20 years, and we lost 0.5% of GDP. Compound that for 20 long years till 2014 or 2013. That basically means you and me lost almost 1/3 of an economy to terrorism because 0.5% GDP loss compounded for 20 years. Every advisor on this call will realize how big that is because हम SIP की कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात करते हैं एज अ पॉजिटिव, बट यहां मैं बोल रहा हूँ 0.5% निकल रहा है बिकॉज कैसे निकलता है, उस साल में फिर कोई काम नहीं होता है, टूरिस्ट नहीं आते, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, निवेश नहीं होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड जस्ट टू टेल यू कहाँ कहाँ मतलब स्टार्टेड विद कनिष्का, बॉम्बे, कांदाहार, मतलब फोटोओं की कोई कमी नहीं है मेरे पास, इवेंट्स काफी हो चुके हैं. नाउ द थिंग इज दैट द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, बट 2014 के बाद 2026 12 साल होने के आ रहे हैं, द नंबर ऑफ अटैक्स हैव कम डाउन कंप्लीटली. इट्स नो लॉन्गर, वी आर नो लॉन्गर इन द 6,000 टेरर अटैक्स. एंड जितने भी हो रहे हैं वो केवल 100 किलोमीटर रेडियस ऑफ साउथ कश्मीर, पुलवामा के अंदर अंदर 100 किलोमीटर का एक रेडियस है विद इन कश्मीर, वहां हो रहे हैं. आउटसाइड ऑफ दैट एक ही हुआ है वो जो अभी रिसेंटली दिल्ली में व्हाट हैपेंड एट नेक्स्ट टू रेड फोर्ट. नाउ एवरीथिंग हैज रिवर्स्ड. सो इन द लास्ट 12 years what has happened is it's that the countries become safer because there has been action on terrorism. Okay, now what has that done? It's made the markets more resilient, it's made the economy more resilient, more make in India, more manufacturing, more FDI, पैसा आ रहा है, economic activity बढ़ रही है. So what I was explaining to you कि 0.5% GDP लॉस होता है अगर टेररिज्म बहुत, उसी का रिवर्स हमको देखने को मिला पिछले 12 साल में. जैसे ही आपने देश की सुरक्षा को इंप्रूव कर दिया, द मार्केट्स आल्सो रिएक्टेड. And you can see, if you look at only 2 years, you will not do justice to the markets. If you take a 12-year period, you will notice that everything reversed. And so the point I'm trying to make is that for us, terrorism has a new security outlook. A terror attack is now seen as an act of war. अब ना देश की जो सोचने का तरीका वो बदल चुका है. केवल अब इसको टेरर अटैक नहीं देखा जाएगा, इसे एक्ट ऑफ वॉर देखा जाएगा, जैसे देखना चाहिए. इंडिया विल नो लॉन्गर टॉलरेट न्यूक्लियर ब्लैकमेल. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अपने देश का अब ये प्रिंसिपल है, विच इज नाउ द करंट डिस्पेंसेशन व्यूज इट लाइक दिस. डिफरेंशिएट बिटवीन रिजीम एंड. सो अगर कोई बोले कि मेरा नाम हरकतुल मुजाहिदीन है या फिर जैश मोहम्मद है या फिर आप बोले हिजबुल, आई एम HUJ, हिजबुल मुजाहिदीन, और व्हाटएवर, आई मीन you can call yourself Jaish Mohammed, you can call yourself whatever, or ISIS or whatever. For us, that name and the state में कोई फर्क नहीं है. And that's a very big difference. Which basically means that from now onwards, the state which sponsors terrorism, उसका infrastructure is as much likely to be hit. ना terror outfit is likely to be hit. And the last and most important thing is offensive defense is India's new doctrine. All of this means that we live under a better, more secure nation. And that's the point I'm trying to make to everyone, that when you have an act of war, the whole dynamic changes. And this is where Sindhur is a classic example, how this changes things. That Operation Sindhur came because we said a terror attack on India will now be seen as an act of war. When you do that, you escalate the costs to the other country so high that it's no longer an isolated event. अगर आप देखो, सिंधूर became act of war, and उसकी वजह से the entire Pakistan establishment came under attack. So it's no longer that Pakistan can keep supporting terrorism, but it will never be hit. वो दिन खत्म हो गए. In my mind, this is the biggest shift that has happened, which can have a major impact on portfolio. इसको आप छोटा मत समझिएगा. Over 10-year periods, 8-year periods, 7, 10, 12, 14, 15, 20-year period, this is the biggest shift that has taken place. Let me explain to you how. Like I said, 0.5% loss की जगह अब आपका 0.5% gain हो रहा है.
बिकॉज लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग आके बोल रहे हैं कि हाँ हमको देश में दिख रहा है सुरक्षित, देश सुरक्षित होता जा रहा है। एंड सिंदूर में ही मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दिस इज द मैप ऑफ पाकिस्तान। ये ये जितने भी आपको येलो बॉक्सेस, ये येलो पिंस दिख रहे हैं, दीज आर ऑल द बेसिस, पाकिस्तानी एयर बेसिस दैट वर हिट। एंड जितने भी ये रेड डॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर ऑल द just these are the terror outfits that were hit. Between those 3 days, India hit Pakistan from Skardu, which is out here where my cursor is, right up in the north, down to Bholari in Karachi. सबसे नीचे मेरा कर्सर देखिए, ये 14, so we hit them 1400 kilometers wide. So स्कार्डू में भी मारा, भोलारी में भी अटैक किया, and सबसे deep was we hit them at Jakokabad, which is 400 kilometers deep. So please try and understand the importance what I'm trying to say. 1400 kilometer wide hit किया and 400 kilometer deep. And after that, the Director General Military Operations of Pakistan officially called the DGMO of India and asked for a ceasefire. Otherwise, the extent of damage was going beyond. इसके ऊपर मैंने बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, मेरे multiple videos on there. The actual costs to Pakistan in 3 days has hit them so hard that it will take them almost roughly 10 to 12 years to recover from the cost that they've suffered. And so I'm just trying to reiterate that this is one of the biggest changes that India has seen. And from here onwards, the nation becomes more secure. And basically strengthening India's defense capability. आप पेपर उठा के देखिएगा, रोज कुछ ना कुछ ऑन डिफेंस चल रहा है। अभी तो हम एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं। सो वेदर इट्स मेक इन इंडिया, वेदर इट्स इंटेलिजेंस, ब्लू वाटर कैपेबिलिटी, रफाइल आ रहा है, बोफर्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ड्रोन कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर पावर, आई मीन everything that is possible. And this is why I said that air defense became India's hero, because war was playing in your drawing room. But unlike the Middle East, none of those explosions were happening in next to our home, even in Punjab or in Jammu. So I stay in Delhi. I mean, I could the war was going on TV, but nothing came and hit Delhi. Nothing. So I'm just saying that whole ecosystem is getting created to make this country much, much safer. And so the point I'm trying to make is national security is equal to economic prosperity. Economic prosperity ho sakti hai, but that doesn't mean you get national security. As is visible now in the Middle East, Dubai is economically prosperous, but it is not nationally secure. बुर्ज खलीफा में अगर एक कपल बैठ के कॉफी पी रहा है एंड सडनली अ ड्रोन की थ्रू अ बॉम्ब गोज ऑफ, यू कैन बी द मोस्ट प्रॉस्परस सिटी इन द वर्ल्ड, बट यू आर नॉट सिक्योर. And I think that's the biggest difference that India is starting to see. Do not think that national security is not important. In my opinion, it will add back to GDP. The imperative is to strengthen security. A secure nation will unleash potential. And to my mind, this will increase FDI, this will increase investors' confidence, and this will lead to surge in investments. And exactly yahi hoga. Just give it some time, you will see a surge in investment, because finally, where does capital want to come? Have you seen the number of late हमने कितने सारे agreement sign करे हैं with the UAE, with Netherlands, with Italy, with nations in the Middle East, with Australia, with New Zealand, signing agreements after agreements. इसका impact आपको कुछ सालों के बाद दिखेगा, but people also want to deal with a nation जो कि secure हो. And I think that's the point I'm trying to make is we are headed towards being a secure nation, which has led to economic prosperity. केवल 2 साल के विंडो से देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा, लंबे थोड़ा 12 साल के विंडो से देखेंगे तो आप देख पाएंगे that how markets have created wealth for us. And so I think this is important. And this is also leading me to the next point, which is the Middle East conflict. उसको भी उसी लेंस से देखना पड़ेगा. सिंदूर का जो लेंस था, उसी को आपको मिडिल ईस्ट के लेंस में भी देखना पड़ेगा. वहां पे भी टेररिज्म का ही इशू है. And so I'll just show you a couple of some photos, and then you'll understand. So after COVID and Ukraine, well, the last thing the world needed was this war, the Middle East war. But hey, so it's a reality. ये होना ही था. In fact, ये 50 साल का युद्ध है. It's 50 years से ये चला आ रहा है. And so I'm just going to explain to you what is this all about. ये जो आप गोल in red आप देख रहे हैं, this is Israel. And it is surrounded with every nation that wants to destroy Israel. मतलब for every nation around out here. कभी कभी लोग मेरे को पूछते हैं, Karan, is India in a tough neighborhood? And I said, yeah, of course it's a okay neighborhood. China on one side, Pakistan on the other. But you deal with it, fine. But look at this neighborhood. This is Israel. Egypt, they fought a war with Egypt.
They fought a war with Syria. They fought a war with Lebanon. They fought a war with Jordan. Iraq doesn't want them. Saudi Arabians want them eradicated. Iran has a policy. Iran का तो stated policy है of removing Israel from the face of the earth. इनके and Turkey is anti-Israel. Basically, this country has a surrounding which does not want it to exist only. And so this is just a blow up of Israel. I mean, I've just blown up the map so that you understand कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्यों रहा है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगी. सो दिस इज इजराइल. ये है गाजा. मल्टीपल टाइम्स आपने सुना होगा गाजा स्ट्रिप. सो ये है गाजा. एंड मतलब this is the area from where on 23rd August 2023 Gaza, about 1500 terrorists invaded Israel villages and attacked Israel. And so this is Gaza. ऊपर अगर आप जाएं तो ये है लेबनान, जिनकी इनके साथ रोज लड़ाई हो रही है, अभी भी हो रही है. दिस इज वेयर हिजबुल्ला इज बेस्ड. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेयर हिजबुल्ला इज. दिस इज वेयर हमास इज. सो गाजा में हमास है, हिजबुल्ला इज इन लेबनान. Israel prepared for war and terror attacks for 20 years, thinking that the attack will come from Hezbollah, but the attack came from Hamas. So Israel lost the intelligence battle, even though it is the most, Mossad is the most coveted intelligence agency in the world. And उसके बाद आपने देखे कितने सारे इन्होंने ऑपरेशन करे हैं, रेडियो ऑपरेशन, दैट पेजर ऑपरेशन. they've assassinated the entire top regime of every person. But जो 20 साल में इनके ऊपर एक ऑलमोस्ट एक डिसेप्शन हो गया. दे क्रिएटेड अ सिनेरियो कि हिजबुल्ला अटैक करेगा, whereas हमास अटैक. एंड उस दिन हमास लॉन्च अ सरप्राइज अटैक on 7th October 2023. 1500 people, and 1500 people came in. They killed 1700 Israelis were killed. They came in from land, air and sea. So about 1700 Israelis were killed. About 350 hostages were taken. उनमें से शायद 25 या 30 have come back. The rest died. Now, I want you to think about this for 1 minute, that when Pahalgam happened, 24 innocent civilians died, and India said it's no longer an act of war. It's no longer an act of terror, it's an act of war. Exactly the same thing the Israelis are saying that तुमने एयर से, लैंड से, सी से 1500 लोग आए हो, फुली ट्रेन्ड. 20 साल से तुम लोग ट्रेनिंग कर रहे हो. You've used every possible way to infiltrate. You've killed 1500 Israelis, taken away hostages. Is this an act of terror or is it an act of war? And I'm leaving this thought with you because Israel has said that this is an act of war. Exactly how India said that this is an act of war. And so every time I tell people, please look at Sindhur, Roaring Lion, and Epic Fury through the same lens. This is not a battle for land. This is a war against terrorism. And this time, both India and Israel have decided that state-sponsored terrorism has to come to an end. ये business model अब और नहीं चल सकता, because इस business model में हमने बहुत झेल लिया है. The Israelis have also suffered enough, and the Indians have also suffered enough. And I'm correlating the two because this is the only way to see what is happening. I'm not justifying the two wars, but I'm trying to explain to you कि इसका कारण क्या है. जो आप देख रहे हैं, ये 2023 की वजह से हो रहा है. 7th October 2023 में ये हुआ था. In November 2023, I wrote a specific note in 23 only that this is going to, in fact आप देख सकते हैं, इसमें मैंने लिखा था कि हमास अकेला नहीं है, उसके पास, ये सारा मैंने 23 में लिख दिया था कि they have the support of Hezbollah, they have the support of Iran, everyone. And Iran is equipped with drones and missiles of extremely high quality. और वो आप देख रहे हैं अभी भी Iran keeps hitting back. But what I had warned at that time was Israel will not step back. So Israel will not step back, and Iran will not be wanting to be seen that it doesn't support Hamas. It's a war game of epic proportions and the start of new geographies. This is a note I wrote in 23 itself, saying that इतने बड़े हमले के बाद, if Israel has lost 1500 people, this is war of epic proportions. ये तभी रुकेगा, ये finally तभी रुकेगा when every proxy of terrorism is finished. आज, when you look at it today, Hamas is finished, Hezbollah is over, all the leadership of Iran is finished. Syria का नक्शा ही उल्टा हो गया है. Houthis have given up, and the
Can you imagine what is happening in the Middle East today? The Middle East is protected by the Americans and the Israelis, and all of Middle East is against Iran. And the point I'm trying to make is very, very important for all of us to understand that these are not small wars. These are not small incidents. These are very big, which have impact on our future. And I think this is the way. If you look at everything just like a war, then you will miss the picture. Through this, whatever you are seeing now, it is through this really tough period, we are seeing the buildup of the most peaceful era human beings have ever seen. Because both Israel and India are making sure that state-sponsored terrorism is over. So, let me explain this again. Through this painful war, which is hurting India because oil and gas prices have gone up. But if you take a 10-year view, if you take a 15-year view, if you take a 8-year view, the news headlines will no longer be this terror attack happened, that terror attack happened, because every piece is being dismantled. What does that mean for the world? A more peaceful world, a more prosperous world, a more integrated world, a world where actually the Middle East comes together with Israel and many countries support India. उल्टा है मेरा नजरिया इस केस पे बिल्कुल उल्टा है द वर्ल्ड थिंक्स दैट वी आर हेडिंग इनटू टोटल वॉर आई एम ऑफ द ओपिनियन वी आर हेडिंग इनटू द मोस्ट पीसफुल एरा ह्यूमन बीइंग्स हैव एवर सीन एंड दिस वाज रिक्वायर्ड इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा ऑयल के बारे में भी बता देता हूँ ये लेटेस्ट पिक्चर्स हैं सो हॉर्मूज बंद है कुछ टाइम के लिए आपको धीरे धीरे खुल रहा है तो उसमें भी चेंज हो गया ये सारे टैंकर्स की फोटो है ये टैंकर्स अब केप ऑफ गुड होप अफ्रीका केप ऑफ गुड होप से होते हुए मेक्सिको अमेरिका जाके ऑयल एंड गैस ला रहे हैं एंड दिस इज ऑल द ऑयल टैंकर्स where from Venezuela, from America, people are buying oil now from America and Venezuela and getting it, and from Oman, etc. I think the bigger point I'm just trying to make is that what you're actually seeing is a war that is making sure that we head towards 20 years of peace. This was to some extent required, mandatory, because you cannot run the world on 50 years of proxy terrorism. ऐसा नहीं चलता है. And the Iranians, the Qataris, the Pakistanis have state-sponsored terrorism outfits, and the recipients of terrorism, which is India, Israel, etc., have said, "Ab bas, no more. इसका खात्मा करना ही पड़ेगा." So what basically it means कि next time something like this happens, everyone knows the cost. In Iran, the destruction is so high. I mean, 70 of their top leaders are dead. Their entire navy is finished. Air force is finished. Of course, they keep sending back some missiles, but I'm not denying that. But the cost to Iran is so high. People think that the world economy is suffering. Can you imagine that Iran has not been allowed to sell oil for the last 30 days? And that's 25% of their GDP. That means Iran's economy is collapsing every day. They don't have a choice, and they've run out of capacity to store oil. They run out of capacity to store oil also. That basically they have to shut down the oil well. Once you shut down an oil well, you cannot restart it. So Iran is in deep trouble. This war I had predicted the end of this war way before anyone else. 30 days, I've been telling everyone that the war is over. The peace treaty will be signed and this war will come to an end. Do not focus your energies on the war itself. The economic ramifications is what you are seeing right now. जो हो चुका है, that is over. Blockade है और वो blockade इसलिए so that war फिर से ना हो. The Americans have blocked Iranian oil going to China. And so Iran is suffering immensely on a daily basis. So is the world. But that's the only way out. There is no other way out. Because if you want long-term peace, you have to झेलो short-term pain. And so I think the bigger picture, and that's where I'll end with last 3-4 slides. बहुत बड़े shifts हो रहे हैं दुनिया में. पूरी दुनिया was about globalization. Design यहाँ होगा, manufacture वहाँ होगा. वो shift हो रहा है. From globalization, we're shifting to localization. From a unipolar world, कि केवल अमेरिका पावर है, we're shifting to a multipolar world. 3 पावर है, 4 पावर है. Americans, Russians, Chinese, and India is also throwing its hat in. From outsource, सब कुछ outsource कर दो. We are moving to insourcing. Immigrants चाहिए. अब सारी दुनिया बोल रही है हमको लोकल अपना ही बंदा चाहिए. Allies and Defense Pact. आपको लगता है कि अमेरिका इज बिहेविंग विद इंडिया लाइक दैट? उन्होंने तो नेटो को उड़ा दिया है. ग्रीनलैंड को बोलते हैं हमारा है, कनाडा को बोलते हैं 51st स्टेट है. एंड देन वी आर वरीड कि हाउ डू दे ट्रीट इंडिया. बाय द वे मैंने भूल गया वो बताना as to why in my opinion America is taking a tough stand on India.
I just remembered. There's a reason why they're taking a tough stand on India. It's because of Operation Sindhur. In Operation Sindhur, we hit Noor Khan Air Base, where there were American assets, both military assets and personnel, that have got hit. From that day onwards, the Americans have shifted their outlook to India totally. Highest trade tariff, dead economy, trying to teach India a lesson on every front. But the first hit was done by India. इंटेंशनली नहीं होगा, शायद अनइंटेंशनल होगा, मगर नूर खान बेस में जो हिट हुआ था, आज तक द अमेरिकन्स आर have not forgotten it because their own assets got hit. So from allies, everyone is becoming independent. Japan, that has a constitution which says they will not make offensive weapons, they're changing the constitution. Germany, France, Britain used to spend 1% of GDP on defense. Now they're spending 4% on defense. Everything that was outward looking is now inward looking. So localization, multipolar world, insourcing, focus on locals, independent defense, inward, exactly what India is doing. Make in India, make defense products in India, insourcing, सेमीकंडक्टर यहाँ पे बनाना है, चाहे हम 20 साल पीछे हों, पर बनाना यहीं पर ही है. PLI करना है, इमिग्रेंट्स नहीं लाने, लोकल लाना है, अपना ही डिफेंस की, मतलब जो कुछ करना है अंदर ही अंदर करना है. सो इसके पॉजिटिव्स भी हैं, इसके नेगेटिव्स भी हैं. एंड सो व्हाट डज ऑल दिस मीन फॉर इन्वेस्टर्स एंड एडवाइजर्स एंड ऑल ऑफ दैट? मैं कह रहा हूं आप यहां से स्टार्ट करिए. If my outlook itself is golden period, most peaceful period for the next 2 decades, how can you not make money? You have to do one simple thing. Take good advice. इतने सारे brilliant MFDs और advisors हैं, उनसे advice लेते रहिए. ये तो I myself take advice from an MFD, even though I've come from the mutual fund industry. Even today I take advice. Every day I take advice whenever I need. I don't do anything on my own. मेरे हिसाब से that's the worst mistake. Avoid mistakes in booming markets. Go back to 2024, everyone was buying small cap. 2025, everyone was buying gold. 2026, everyone wants to buy Taiwan. ऐसे नहीं चलता है. So you will only keep following the 1 year performance. That is why step back, take a 10-year view, choose a good advisor, and focus on valuation and earnings. Because foundation of security is correct. We are entering a peaceful era. If you get the stock and mutual fund selection right, ऐसा हो ही नहीं सकता that you do not create wealth for yourself. And the big shift that I'm talking is you start focusing on industries that will gain. People are worried that the rupee is falling. भाई rupee fall कर रहा है तो export boom होगा. Rupee fall कर रहा है तो import substitution boom होगा ना. तो IT, pharma, defensive industries, FMCG, ये सारे के सारे में आप देखिएगा कैसे स्टॉक शिफ्ट होने वाले हैं. So industries that benefit from a falling rupee and from import substitution will be the biggest beneficiaries. और आप नोट कर लीजिएगा that all of these sector shifts are beginning to take place. So in my books, I'm just giving you an overall picture. This is not a recommendation that please be careful on valuations. कुछ sectors महंगे हैं. ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सेक्टर मेरे को थोड़ा बहुत महंगा लगता है, बट राइट हैंड साइड वाला बिल्कुल चीप है और उसमें टेलविंड आ रही है. बिकॉज ऑफ अ फॉलिंग रूपी, IT will do very well, pharma will do very well, FMCG will do very well, parts of auto manufacturing will do very, very well. ऐसा नहीं है कि कुछ खरीदने को नहीं है. You just have to focus on the right pieces and trust the nation because we are on the right track. Thanks so much. I'm going to stop here. If any one of you want to follow me on anything, I'm available on social media.